मानासास अमेरिका के वर्जीनिया राज्य का एक बहुत ही छोटा इलाका है। कई अन्य प्रवासियों की तरह नेपाल से आई एक परिवार वहां रह रहा है, जिसमें नरेश, उनकी पत्नी ममता भट्ट और उनकी 1 वर्ष की बेटी शामिल हैं। मनासास एक छोटा सा इलाका है और समाज आपस में काफी जुड़ा हुआ है। यहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और अपराध दर बेहद कम है। ममता एक रजिस्टर्ड नर्स हैं और वह प्रिंस विलियम मेडिकल सेंटर में काम करती हैं। 27 जुलाई को जब ममता आखिरी बार अपने कार्यस्थल पर जाती है, तब परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति उन्हें देखता है। उसके बाद 28 जुलाई 2024 को ममता कुछ दोस्तों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत करती हैं। वह एक वीडियो अपलोड करती हैं जिसमें उनकी 1 साल की बेटी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में ममता बहुत खुश नजर आ रही है। वह अपनी बेटी पर हंस रही हैं और मजाक कर रही हैं। फिर आता है 1 अगस्त। 1 अगस्त का दिन वो था जब ममता को अगली बार काम पर जाना था, लेकिन जब वह वहां नहीं पहुंचती तो उनके कुछ सहकर्मी और दोस्त उन्हें फोन पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वे वेलनेस चेकअप की टीम को सूचित करते हैं। 2 अगस्त को पुलिस नरेश और मां के घर पहुंचती है। पुलिस उनसे ममता के बारे में पूछती है। नरेश कहता है कि ममता न्यूयॉर्क या टेक्सास में अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई होगी, लेकिन पुलिस को नरेश का रवैया कुछ अजीब लगता है। जांच करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। ममता के कोई रिश्तेदार न तो न्यूयॉर्क में रहते हैं और न ही टेक्सास में। आखिरकार 5 अगस्त को नरेश थाने में जाकर ममता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन इसी दौरान मतलब आसपास के लोग या जानकार ने पुलिस को कुछ और बातें बताईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नरेश को अपने घर से कुछ बैग्स कार में ले जाते हुए देखा था और उसके बाद वह कहीं चला गया। आस पड़ोसियों के अनुसार अगली अजीब बात थी नरेश का व्यवहार। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी इतने दिनों से लापता हो तो उसका व्यवहार इतना सामान्य नहीं हो सकता था जितना कि नरेश दिखा रहा था। यह सब बातें पुलिस को भी बहुत अजीब लगी। इसी बीच एक और जानकारी आती है। नाडिया नवारो नामक एक महिला जो ममता के घर के पास रहती थी और ममता की दोस्त थी। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहां एक ओर पति नरेश अपनी गुमशुदा पत्नी को लेकर जरा भी परेशान नहीं दिख रहा था, वहीं नादिया नवारो सब कुछ संगठित करने में जुटी हुई थी। लोगों को इकट्ठा करना, सैकड़ों की संख्या में फ्लायर्स और पोस्टर्स लाना और जो भी मदद हो सके वह कर रही थी। नादिया ने भी पुलिस को बताया कि नरेश का व्यवहार सही नहीं है और उस पर शक होना लाजिमी है। इन सब बातों के बाद पुलिस ने ममता भट्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्रिटिकल मिसिंग रिपोर्ट में बदल दिया। आखिरकार 14 अगस्त का दिन आता है। उसी दिन नरेश पहली बार मीडिया के सामने आता है और कहता है कि इससे पहले ममता 3 बार बिना किसी को बताए घर से जा चुकी है और कुछ दिन बाद वापस आ जाती थी। लेकिन यहां फिर जब पुलिस इस बात की भी जांच करती है तो पता चलता है कि नरेश की यह कहानी भी झूठी निकलती है, वैसे ही जैसे उसकी पहली कहानी कि ममता न्यूयॉर्क या टेक्सास गई हो सकती है, झूठी पाई गई थी। 15 अगस्त को आखिरकार पुलिस आम जनता से अपील करती है कि यदि किसी के पास ममता भट्ट के बारे में कोई जानकारी हो तो वह पुलिस से संपर्क करे। इस दौरान पुलिस अपना काम जारी रखती है। पुलिस 2 अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही थी। सबसे पहली और मुख्य बात थी ममता भट्ट को ढूंढना, लेकिन दूसरी बात थी कि अब पुलिस का शक नरेश पर वो जा रहा था। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में नरेश की गतिविधियों की जांच की। तभी पुलिस को एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत मिला। 30 जुलाई को एक वॉलमार्ट के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में नरेश को एक पेन लंबाई वाले चाकू, पेन लेंथ नाइफ खरीदते हुए देखा गया और ठीक अगले ही दिन 31 जुलाई को नरेश उसी वॉलमार्ट स्टोर से कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेता दिखा, जिनसे बहुत सारी चीजों को साफ किया जा सकता है। पत्नी का अचानक गायब होना, पति का कोई प्रयास न करना, अलग अलग बातों पर झूठ बोलना और इस तरह की खरीदारी करना, इन सब बातों से पुलिस का संदेह पूरी तरह से नरेश की ओर चला गया। 20 अगस्त को पुलिस अदालत जाती है और नरेश के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट लेती है,
21 अगस्त को पुलिस वहां पहुंचती है। शायद पुलिस को अंदाजा नहीं था कि उन्हें वहां से इतना कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले उन 3 चाकुओं में से एक चाकू पुलिस को मिल जाता है, लेकिन 2 चाकू वहां से गायब रहते हैं। इसके बाद जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो उसे बहुत सारे पैक किए हुए बैग्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि नरेश कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। अगली चीज, पुलिस को सोफे पर नरेश और उसकी 1 साल की बेटी का पासपोर्ट मिलता है। यहां से पुलिस को पता चलता है कि नरेश देश छोड़कर कहीं जाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस नरेश के बेडरूम में पहुंचती है। वहां विशेष केमिकल्स का इस्तेमाल करने पर बेडरूम से बाथरूम तक खून के निशान का एक लंबा निशान दिखाई देता है। यही खून बेडरूम के सोफे पर भी मिलता है। शायद नरेश ने यही सफाई के सामान खरीदे थे खून साफ करने के लिए। लेकिन क्योंकि वह कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, उसे नहीं पता था कि इस तरह के सामान्य क्लीनिंग प्रोडक्ट से वह सारे सबूत पूरी तरह नहीं मिटा सकता। आम आंखों से भले ही कुछ साफ हो जाए, नग्न आंखों से वह धब्बे भले ही न दिखें, लेकिन पुलिस की तकनीक से ये चीजें नहीं बचती। पुलिस के हाथ काफी ठोस सबूत लगे, जिनके आधार पर वे अदालत से नरेश की गिरफ्तारी का वारंट ले सकते थे। और पुलिस ने वही किया। सबसे बड़ी वजह पुलिस की यह थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेश किसी को नुकसान पहुंचाए या देश छोड़कर भाग जाए और फिर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाए। इससे पहले ही 22 अगस्त को नरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हथकड़ियां लगाकर बाहर निकाला जाता है। उसी समय ममता भट्ट के परिवार, उनकी बहन, भाई और मां को सूचना दी जाती है और उन्हें इमरजेंसी वीजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है ताकि वे वहां आ सकें। इससे उन्हें पुलिस की जांच में भी मदद मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह कि उस 1 साल की बच्ची जिसकी मां गायब है और जिसका पिता शायद उसी की मां की हत्या के आरोप में जेल में बंद हो सकता है, उसका ध्यान रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। इस बीच पुलिस को 2 और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। पहली, नरेश की टेस्ला कार के बारे में। पुलिस अदालत से उस टेस्ला कार की तलाशी का वारंट लेने की सोच ही रही थी कि तभी उन्हें पता चला कि नरेश ने अपनी टेस्ला कार बेच दी है। अब पुलिस को यह भी पता चला कि नरेश ने अपना घर भी बेच दिया है। इसके बाद ममता की मां और उनके परिवार के सदस्य, उनका भाई और बहन अमेरिका पहुंचते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां वे सब रोते हुए दिखाई देते हैं। ममता की मां कहती हैं कि उनकी बेटी बहुत बुद्धिमान, बहुत प्यार करने वाली और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। वह हमेशा खुश रहती थी, लेकिन अब उन्हें डर है कि शायद उन्हें अपनी बेटी इस जिंदगी में फिर कभी देखने को न मिले। अब आता है 5 सितंबर का दिन और यहां नरेश एक चतुराई भरा कदम उठाता है। वह अदालत में जाकर स्पीडी ट्रायल की अर्जी डालता है। स्पीडी ट्रायल का मतलब है प्रोसिक्यूटर को तय समय सीमा में ही सारे काम और सबूत तैयार करने होंगे, क्योंकि नरेश को पता है कि अभी तक पुलिस के पास ममता का शव नहीं है। पुलिस के पास समय कम है और बिना शव के वे कितना मजबूत केस बना पाएंगे, यह सवाल है। क्योंकि किसी हत्या के मुकदमे में सबसे बड़े सबूतों में से एक शव होता है। अमेरिका के इतिहास में गिने चुने ऐसे ही मामले हुए हैं जहां बिना किसी लाश के सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा चला है, और यह वही केस बन रहा था। 5 सितंबर को स्पीडी ट्रायल की अर्जी के बाद 7 सितंबर को कोर्ट में नरेश को एक बड़ा झटका लगता है। अब तक वह केवल सबूतों के आधार पर गिरफ्तार था, लेकिन अब उस पर अपनी पत्नी की हत्या का मुकदमा चलाया जाना तय हो गया। इतने कम समय में इतने सबूत इकट्ठा कर लेना, इससे वहां की मनसास पुलिस की छवि काफी अच्छी हो जाती है। और नरेश, जो हर तरह की कोशिशों में लगा था, पहला, वह देश छोड़ने से पहले पकड़ा गया। दूसरा, उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो गए कि अब उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। इस सब के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें इस केस पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है। सम्मान भी एक नेपाली अंदाज में किया जाता है, क्योंकि ममता भट्ट का संबंध नेपाल से था।
पुलिसकर्मियों को उसी नेपाली शैली की टोपी पहनाई जाती है। एक और चीज जो पुलिस को नरेश के घर से, विशेषकर उसके लैपटॉप से मिली, वह यह थी कि अप्रैल के महीने में उसके कुछ गूगल सर्च थे। उनमें नरेश ने गूगल पर ढूंढा था, जब किसी के पति या पत्नी गायब हो जाते हैं तो कैसे उस व्यक्ति पर चार्ज लगाया जा सकता है, या जब पति या पत्नी गायब हो जाए तो दूसरा व्यक्ति कितने समय बाद दोबारा शादी कर सकता है। अगला सर्च था, उनकी साझा संपत्ति का क्या होगा। ये सारी बातें परिस्थितिजन्य सबूत की तरह हैं। अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि नरेश ने ममता की हत्या की है, क्योंकि अभी तक शव नहीं मिला है। लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए यह काफी मजबूत आधार है, क्योंकि यह महज इत्तेफाकन नहीं हो सकता कि कोई पति इस तरह के सर्च करे और कुछ समय बाद उसकी पत्नी गायब हो जाए। फिलहाल बचाव पक्ष, डिफेंस और अभियोजन पक्ष दोनों को अपना केस तैयार करने के लिए समय दिया गया है और 2025 में सितंबर या अक्टूबर से इस केस की सुनवाई शुरू होगी। अभी के लिए इस केस के बारे में यही जानकारी उपलब्ध है। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ मिलूंगा।